हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं डीएसएसबी टीजीटी हिंदी के अंतर्गत इसी साल 2021 में हुए एक पेपर पर बातचीत करूंगा और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य का पेपर बनाते समय डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी की एक्सपर्ट टीम किन किन क्षेत्रों से प्रश्नों को उठा रही है, जिससे कि आपकी आगामी तैयारी के लिए एक मार्गदर्शन मिल सकता है। तो इसी क्रम में हम बात करने जा रहे हैं कि पहला जो सवाल है, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वो अभी नहीं सदता। किस उपन्यास का वाक्य है? तो 4 उपन्यास दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। इसका जो सही जवाब है वो है गोदान से, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक है, तो वहीं से ये पंक्ति ली गई। तो अब आपको जो मेन उपन्यास आपने ग्रेजुएशन स्तर पर या फिर पीजी लेवल पर पढ़ा होगा, तो उनके कुछ कोटेशंस भी आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि काव्य अलंकार किसकी रचना है? अब आप देख रहे हैं कि काव्य शास्त्र से भी संबंधित कुछ सवाल आ रहे हैं, तो इसमें जो सही जवाब है वो है भामा। तो काव्य शास्त्र को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद गोदान के उपन्यास में मुख्य पात्र का क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र का क्या नाम है? तो सही, इसमें अलग अलग पात्र दिए गए हैं, सही जवाब है होरी। ठीक है, दिव्या दिव्या उपन्यास का है, विशाल देव, ये सब अलग अलग रचनाओं के हैं। अगला प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है गोकुलनाथ। इसी तरीके से उन्होंने 252 वैष्णव की वार्ता नाम से भी किताब लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ये देख रहे हैं आप, ये भी कोटेशन दिया गया, किसने कहा था? तो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे या फिर शुक्ल जी का जो भी निबंध है, खासतौर से चिंतामणि में जो संकलित है, उसको भी ध्यान में आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है? तो इसमें युग का नाम दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा छायावादी। अगला प्रश्न, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम क्या होना चाहिए? ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का सवाल है, जो कि इसी तरीके का इस समय पैटर्न भी चल रहा है, तो उसी आधार पर पूछा गया है, नाटकों का क्रम दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब है वो है पहले भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, ये इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो जब मैं एक आप लोगों को बताया था कि परीक्षा के एक दिन पहले किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, तो मैंने भारत नाटकों की चर्चा करते हुए भारतेंदु, फिर दूसरा प्रसाद का ही नाम लिया था। तो आप उसी देख रहे हैं, उसी क्रम पे यहाँ भी सवाल पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, जो कि प्रसाद से संबंधित सवाल आ गया है, सज्जन। अगला प्रश्न है कि दो सुकने किसकी रचना है? तो अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। दो सुकने जो कि अमीर खुसरो की रचना है, ये आदिकाल के कवि हैं, रामचंद्र शुक्ल ने इनको फुटकल कवियों में रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है? तो जो जवाब इसमें है वो है मत्स्येंद्र नाथ। इसी में अगला प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा की रचना किसने की थी? पुरुष परीक्षा, एक तो परीक्षा गुरु नाम की रचना है, लेकिन यहाँ पर पुरुष परीक्षा पूछा जा रहा है, जो कि विद्यापति द्वारा लिखी गई रचना है, और विद्यापति भी आदिकाल के कवि हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको फुटकल कवियों की श्रेणी में रखा है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए? चरित्र काव्य अगर किस धारा में लिखे गए हैं, तो जो भी ऑप्शन दिया गया इसमें जैन साहित्य के अंतर्गत चरित्र काव्यों की संख्या ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? यहाँ पर जो अवधि शब्द लिखा गया है वो गलत लिख दिया है। अवधि में बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, अगर छोटी मात्रा है तो वो समय को निर्धारित करेगी, यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए था। तो सही जवाब अर्धमागधी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ रीडिंग की थोड़ी सी कमी हो गई है। अगला प्रश्न है कि निम्न कहानियों में से कौन सी अज्ञे की नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, अज्ञे की कहानी नहीं पूछा गया है, तो सही जवाब है पक्षी और दीपक दीमक होना चाहिए। ये क्या है? मुक्तिबोध का। ठीक है, ये मुक्तिबोध की कहानी है, और बल्कि बाकी जितना भी है वो सब अज्ञे की है। अगला प्रश्न है कि केशव दास की काव्य भाषा कौन सी नहीं थी? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर भोजपुरी
जबकि ब्रज भाषा में ज़्यादातर इन्होंने रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या था। प्रेमचंद शुरुआत में जितने भी उपन्यास लिखे वो सब उर्दू में थे, बाद में उन उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया गया, तो कई बार उनसे भी सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर सेवा सदन का नाम जो उर्दू में था वो था बाज़ार हुस्न। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंक्ति है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर समस्याएं सभी, की रचना किसने की है। तो यहाँ पर की रचना किस रचना की है, तो मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है और भारत भारती से इसको लिया गया है। बाकी भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचनाएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन दिया गया है और संस्थाओं के ऊपर भी मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था, उसे आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दक्षिण भारत हिंदी समिति या कई बार सभा इसको लिख देता है कि स्थापना कब हुई थी, तो 1918 में। कई जगह इसको 1915 भी माना जाता है, लेकिन सही जो ऑप्शंस के आधार पे है वो 1918 है। अगला प्रश्न है कि मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई थी। एक तरीके से एक नया प्रश्न है। अक्सर वर्णमाला कितने उसमें वर्ण होते हैं ये पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर कब पहली बार प्रकाशित हुई थी, तो 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला था। तो इसमें जो भी रचनाओं का नाम दिया गया है, सही जवाब है हिमतरंगिणी, जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है उस पर मिला था, मतलब इस विकल्प के आधार पे, वरना। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी के समाज सुधार की रचनाओं में किस शैली का वर्णन किया गया है। समाज सुधार, तो इसमें व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने वो किया, जिसमें कि अंधेर नगरी का नाम आपने सुना होगा। अगला प्रश्न है कि राजा भोज का सपना किसकी कहानी है। तो सही जवाब है शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। अगला प्रश्न है कि भावों की भिड़न शीर्षक से एक लेख किस पत्रिका में छपा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, किस लेख में छपा था, प्रभा। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में कुछ जीवनियाँ और उनके लेखकों के जोड़े दिए गए, इनमें से बताइए कौन सा गलत है, गलत बताना है। कलम का सिपाही अमृत राय सही है। महात्मा बुद्ध रावसा कृत्यायन ये भी सही है। कलम का मजदूर ये मदन गोपाल इन्होंने लिखा है, तो यहाँ पर रामविलास शर्मा लिख दिया गया है, जो कि गलत है, और ये भी सही है। तो गलत पूछा है तो सही, मतलब ये आंसर सही होगा, कलम का मजदूर रामविलास शर्मा ने नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है कि मानुष प्रेम भयो बैंकुंठी किसकी पंक्तियाँ हैं। तो ये सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी की पंक्तियाँ कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, और बाकी ऑप्शंस गलत हैं। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास कौन सा है, जो कि पत्रों पर आधारित है, वो उपन्यास कौन सा है। तो इसमें जो पांडे बेचन शर्मा उग्र की कुछ रचनाओं का नाम दिया गया है, तो इसमें चंद हसीनों के खतूत नाम का जो उपन्यास है वो पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी के कंकाल उपन्यास में किसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन दिया गया है, उसमें सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का संघर्ष का चित्रण किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्न उपन्यासों को उनके प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम लगाइए। देख रहे हैं कि क्रमानुसार रचनाओं का या फिर कवियों का भी सवाल पूछा जा रहा है। इसमें अलग अलग उपन्यास रखे गए हैं कि सबसे पहले कौन प्रकाशित हुआ। तो जो ऑप्शन दिया गया है मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और बीज, कठगुलाब, तो ये ऑप्शन सही होगा। 1954 में मैला आंचल प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और बाकी रचनाएं जो हैं उसके बात की हैं। अगला प्रश्न है कि दुखनी बाला किसका नाटक है। तो ऑप्शन दिया गया है राधा कृष्ण दास इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बताया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जो अपने को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है। इसका मूल थीम, जो इस कहानी की मूल थीम है, यही है। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास सौ अनाज एक सुजान कैसा उपन्यास है। थोड़ा सा इसमें टॉपिक में कुछ गड़बड़ी लग रही है। ठीक है, 100 अनाज एक सुजान कैसा उपन्यास है, ये उपदेशात्मक उपन्यास है। अगला प्रश्न है जो कि एक तरीके से कथन है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, किसके द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्रोध नामक निबंध से इसको लिया गया है, जो कि चिंतामणि में संकलित है।
चिंतामणि में भाव और मनोविकार से संबंधित निबंध हैं। चिंतामणि आप खरीद कर जरूर रखिए अपने पास, उसमें से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ताई कहानी के लेखक कौन है? तो जो ऑप्शन दिया गया है वो विश्वम्भरनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है कि एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह से शुरू होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कारवां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है? तो कौन सा उपन्यास नहीं है देखेंगे आप, ये तीनों जो उपन्यास हैं वो हैं, और ये रसिक लाल जो है वो इनका उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है कि नारायण नारायण साधु नर साधना, इंद्रपद ने भी की उसी की शुभाराधना, बोल उठी नारद की वल्ल की गगन में, जा रहे थे घूमने वे गंगा तिरुवन में, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्ति जो ली गई है वो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। तो पंक्तियों से भी संबंधित सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है? तो दिया गया है, तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? बाकी ऊपर की तीनों विशेषताएं हैं, आखिरी विशेषता नहीं है। तो सही उत्तर होगा संस्कृत वृत्तों का प्रयोग, ये हरिऔध की खास विशेषता के अंतर्गत आती है। निम्न में से जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन कौन सा है? तो जो सही आंसर इसमें दिया गया है वो है भोर का तारा। अगला प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है? ये काफ़ी चर्चित सवाल है और लगातार परीक्षाओं में आता रहता है। सही जवाब है नगेंद्र। अगला प्रश्न है साहित्य लोचन का लेखक कौन है? ये प्रश्न जब मैं जेएनयू के एंट्रेंस के बारे में बता रहा था तो उसमें भी ये प्रश्न आया था, बाबू श्याम सुंदर दास। निम्न में से कौन सा काव्य प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है? अब प्रसाद जी द्वारा कौन सा काव्य नहीं रचित है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो झरना है, करुणालय भी है, चित्राधार भी है, राघव विलास नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राघव विलास। अगला प्रश्न इसी में है, नई कविता के प्रमुख कवि इनमें से कौन हैं? तो दिनकर प्रसाद निराला। तो दिनकर जो है छायावाद उत्तर युग के हैं, प्रसाद छायावाद, निराला भी छायावाद, तो बचते हैं अज्ञेय। इसका सही जवाब है अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि बादल राग कविता के कवि कौन हैं? तो सही जवाब है निराला। अब देख रहे हैं छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भग्नदूत किसका काव्य संग्रह है? तो ये काव्य संग्रह है अज्ञेय का। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प चुनिए। तो अनेकार्थी वाला रूप हमें चुनना है। तो इसमें कार्य, किरण, टैक्स ये सब दिया हुआ है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है किरण और हाथ। अगला प्रश्न है, फिर पंक्तियाँ पूछी जा रही हैं कि ये भी पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी जब राज थी कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी मुक्त छंद की कविता नहीं है? तो जो ऊपर तीनों रचनाएं हैं ये निराला द्वारा लिखी गई हैं, जो कि मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं एक तरीके से। नीरजा जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है ये नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति के सुकुमार कवि और कोमल कल्पना का कवि किसे कहा जाता है? अभी तक परीक्षाओं में प्रकृति का सुकुमार कवि ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन एक और इसमें ऑप्शन जोड़ दिया गया है कि सुकुमार कवि कौन है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है? अभिमन्युवत, पंचवटी, साकेत, जयद्रथवत। तो साकेत जो कि महाकाव्य के अंतर्गत आता है, इसमें कुल 12 सर्ग हैं, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि नागरी तेरी यह दशा कविता के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु युग से संबंधित तो इसमें दो कवियों का नाम दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो नागरी तेरी यह दशा के जो रचयिता हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है युगधारा किसकी एक काव्य कृति है? तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सही जवाब है नागार्जुन का। इसी तरीके से युग की गंगा
युग की गंगा नाम से एक रचना है जिसके की रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है केशव ग्रंथावली के संपादक हैं, तो जो सही जवाब है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कविता को शोक गीत के अंतर्गत माना जाता है? तो शोक गीत जो कि ऑप्शंस में दिया गया है सरोज स्मृति, जो निराला द्वारा लिखी गई रचना है और इन्होंने अपने पुत्री सरोज की याद में एक कविता लिखा, तो इसे हिंदी में शोक गीत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ, निम्न पंक्तियाँ किसकी हैं? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं चारों कवित्रियों के नाम इसमें है। इसमें जो सही जवाब है वो है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है जयद्रथ वध किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो सही जवाब है 1910 ईस्वी। संशय की रात के रचनाकार कौन है? सही जवाब है नरेश मेहता। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है? सही जवाब है कबीर, और इसको कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेर ए बहस ये मुद्दा। तो दिल्ली से ही संबंधित एक प्रश्न आ गया इसमें। किसने लिखा है इस पंक्ति को? तो सही जवाब है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है साखी किसकी रचना है? साखी किसकी रचना है? तो जो विकल्प दिया गया है वो है कबीर, सही है। अगला सवाल है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? अब समानार्थी शब्द यहाँ पर मतलब कि सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, व्याकरण से संबंधित, तो कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है, तो द्वीप। बाकी हेम सुवर्ण कुंदन इनका मतलब क्या होता है? सोना। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ बताने वाला हो। तो दो शब्द दिए गए हैं अभिज्ञ और अविज्ञ, तो ऑप्शन दिया गया है सही जवाब इसमें है जानकार मूर्ख। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। यह बहुत बीमार है, इसे थोड़ा पानी देना चाहिए। कौन सा विशेषण है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इन सब पर मैंने एक वीडियो लेक्चर सीरीज बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें जो सही जवाब है वो है परिमाणवाचक, क्योंकि जो थोड़ा शब्द यहाँ पर दिया गया वो परिमाण को बता रहा है। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप का विकल्प नहीं है। तो पृष्ठ यहाँ पर दिया गया शब्द, तो इसका अनेकार्थी रूप नहीं है पृष्ठ का, वो है किताब। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्य पुरुषवाचक संज्ञा का विकल्प हो। ठीक है, तुम अपना काम करो, ये मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह का सही समस्त पद का विकल्प है। दीनों का नाथ, दीनानाथ। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? तो यश का जो सही विलोम क्या होगा? अपयश। तो एक तरीके से सामान्य हिंदी पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाया, आप जाकर उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। पागलपन में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित सवाल आ गया, तो जो सही जवाब है वो है पन। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियाबंध का विकल्प हो। वाक्य दिया है आज सुबह रवि बहुत देर तक सो रहा था, तो इसमें क्रिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या है? सो रहा था। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है,
जो भी ऊपर दिया गया ये सब भाववाचक संज्ञा के विकल्प हैं, जैसे ठगी होना, इंसानियत, निपुणता, बुढ़ापा, इस तरीके से। तो जो सही जवाब है ये है पुरुष, नहीं है ये। इसी में अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो परा उपसर्ग से बना हो। ठीक है, उपसर्ग मतलब जो शब्दों के पहले आकर लगते हैं, तो पराभूत इसमें जो सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय, तो कर्मधारण लिख दिया है यहाँ पर, समास का विकल्प है सज्जन दिया हुआ है, तो इसका जो विग्रह होगा सत है जो जन, उसे सज्जन कहेंगे। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग में सही अर्थ बताने वाला हो। तो शुचि और सची, ये दो शब्द दिए गए हैं, उनका जो सही अर्थ है, शुचि मीन्स होता है पवित्र और सची मीन्स होता है इंद्राणी। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियाबंध हो। तो व्याकरण से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए व्याकरण को हल्के में लेकर नहीं चलना है। क्रियापद पूछा जा रहा है, तो पिताजी गीता पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो पढ़ रहे हैं क्या है, क्रियापद है। तो सामान्य हिंदी व्याकरण से जो भी वीडियोज़ चैनल पे अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि राम ने एक सुंदर घर बनवाया, तो क्या है ये, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने सही विकल्प नहीं है। तो प्रत्यय जो कि शब्दों के बाद में लगते हैं और उपसर्ग जो शब्दों के पहले लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीनों विकल्प दिए गए हैं ये प्रत्यय से बने हैं, बाकी अपवाद में अप शब्द जो लगा है वो क्या है, उपसर्ग है। तो ये जवाब सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के अनुसार सही संप्रदान तत्पुरुष है, समास है। तो समास से भी ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। जो शब्द हैं यहाँ पर, राह खर्च, राह के लिए खर्च। तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें कि विभक्तियों का लोप होता है, विभक्ति उसमें छिप जाती हैं और शब्द बनता है, जब उसको तोड़ते हैं तो विभक्ति आ जाती है। जैसे के लिए, यहाँ पर क्या है, विभक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य के कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय बताने वाला विकल्प चुनिए। अरे वाह, ये कोष्टक में दिया गया है, तुम भी खाना बना सकती हो, तो क्या है, हर्षबोधक अव्यय। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है पीतल। अगला प्रश्न है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है, पद। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है। तो मिथ्या यहाँ पर शब्द दिया गया है, समानार्थी नहीं है, शोणित। अगला प्रश्न है कि निम्न लिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का सही उपवाक्य बताइए। तो वाक्य से संबंधित भी काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, संज्ञा उपवाक्य है। अगला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि विच्छेद का सही विकल्प बताइए। रेखांश, रेखा प्लस अंश। ठीक है, रेखा प्लस अंश क्या हो गया, रेखांश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य बताइए। जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था, क्या है, क्रिया विशेषण वाक्य, उपवाक्य। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, क्या है, मोटा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार सही क्रिया विशेषण पद का विकल्प हो। गाड़ी बहुत धीमी चल रही है, क्या है, बहुत धीमी गति। ठीक है, गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है, तो इसका जो क्रिया विशेषण पद क्या है, बहुत धीमी गति। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में संयुक्त वाक्य को पहचानिए। वाक्य से ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो संयुक्त वाक्य क्या है, इसमें इसलिए जुड़ा हुआ है, ये क्या है, दो वाक्य इसमें जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे, तो महात्मा गांधी उद्देश्य। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को चुनिए। मिश्र वाक्य, जो दो वाक्य जिसमें मिश्रित रहते हैं वो
जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। मतलब इस वाक्य से और इस वाक्य का आपस में क्या है, संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही। तो वाक्य से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस पे एक वीडियो लेक्चर जल्दी आएगा। देखिए सरल वाक्य कौन सा है, मुझे देखकर वह खिसक गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। शिखा की बहन ने अपनी सहेलियों को जन्मदिवस में मिठाई खिलाई। तो इसमें उद्देश्य क्या है, शिखा की बहन ने। अगला प्रश्न है, सही सर्वनाम का शब्द का सही विकल्प चुनकर पूरा कीजिए। तो सृष्टि, अपनी, ये दिया हुआ है 4 विकल्प, तो इसमें अपनी यहाँ पर भर देंगे तो सहेली के साथ पढ़ने जाती है, तो ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। जो मेहनत करेगा उसकी जीत होगी, ये क्या है, संबंधवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही प्रयोग कीजिए। तो वाक्य दिया गया है, आमदनी के अनुसार खर्च करो, ये सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है। तो कोष्टक में दिया गया है, तो कौन सा है, परिश्रमी, मतलब एक विशेषण को बता रहा है, ठीक है, उसकी विशेषता बतला रहा है, तो ये एक विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य को पहचानना है अगले प्रश्न में। तो मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है, ये क्या है, मिश्र वाक्य। इससे पहले भी इस तरीके का प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न भाषा विज्ञान से संबंधित आ रहा है या फिर संधि से संबंधित आ रहा है। ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, तो ये दीर्घ संधि का एक उदाहरण यहाँ पर लक्षण सहित बता रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। अभी तक उद्देश्य के बारे में पूछ रहा था, अब विधेय के बारे में पूछ रहा है। लेखक के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। तो विधेय क्या है, अनेक पक्षियों के घोंसले। तो उद्देश्य और प्लस विधेय, ठीक है, ये एक होता है। तो जो कर्ता होता है उद्देश्य होता है, जो कर्म होता है वो विधेय। संयुक्त वाक्य को पहचानना है, तो यहाँ तथा से ये जुड़ गया है, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए आप और जुड़ गया, तथा और एवं जहाँ भी जुड़े वो क्या है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प कौन सा है, माँ चाकू से ताज़ा फल काट रही थी, तो उद्देश्य आ गया माँ चाकू से, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो सट आनंद दिया गया है, तो इसका सही विकल्प है सट आनंद हो जाएगा। अगला है तदनुसार संधि विच्छेद, तदनुसार। अगला प्रश्न है, एक हथौड़ा वाला घर और मैं, घर में और हुआ किसकी पंक्ति है। ये पंक्ति पूछ लिया गया है केदारनाथ अग्रवाल की। अगला प्रश्न है कि दिए गए सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। निषेध। मिट्टी की बारात किसकी रचना है, शिवमंगल सिंह सुमन। इनमें से कौन नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। तो मैं बार बार बताता था आरएसएस, तो इसको आप नोट कर लीजिए कौन नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल इसमें नहीं है, बाकी सब हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्प चुनिए। दिग्गज, दिग्धन गज। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं ताशी। नीचे दिए गए संधि विच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है। परमेश्वर, परमेश्वर। भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध किस शैली में लिखा है। तो जो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर दिल्ली से संबंधित कोई रचना है तो ज़रूर इसको आप ध्यान में रखिए। ये इसका जो सही जवाब था वो वर्णनात्मक में था। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रश्नों को हल किया और देखा कि डीएसएसबी, टीजीटी, हिंदी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका नेचर क्या है, उनका पैटर्न क्या है। उम्मीद है कि आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे और अपने एग्ज़ाम में सफलता हासिल करेंगे। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए, और इस पेपर को मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।